हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर आपको बिना देरी के बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे पीओके वापसी का ट्रेलर। मोदी सरकार के इस प्लान से बिलबिला जाएगा पाकिस्तान। जी हां, पीओके को लेकर भारत का क्या है ये प्लान दोस्तों, मोदी गवर्नमेंट का, जिसके बाद पाकिस्तान में खलबली मचनी तय है। जी हां, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर फिर एक बार पाकिस्तानी सेना के अफसर का आपत्तिजनक बयान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर जहरीला बयान दिया है दोस्तों, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बताएंगे आखिर ऐसा क्या बयान दिया गया है, जंजीरों में पकड़ने जकड़ने को लेकर पीएम मोदी जी को लेकर। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां हिंद महासागर में आखिर क्या करने आया था चीनी जासूसी जहाज, जिसके बाद ड्रैगन ने खुद किया इसका खुलासा। और दोस्तों आपको बताएंगे कि कौन होगा मध्य प्रदेश का सीएम, मुख्यमंत्री कौन होगा मध्य प्रदेश का, सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं। बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का, भारतीय सेना का, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, पीओके वापसी का ट्रेलर। मोदी सरकार के इस प्लान से बिलबिला जाएगा पाकिस्तान। बताते सरकार ने जिस तरह योजना के साथ जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया, अब उसी तरीके से पीओके को वापस लाने पर काम शुरू हो चुका है। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको बता रहे हैं। मोदी सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में ऐसा विधेयक पेश कर दिया जिससे पाकिस्तान का बिलबिलाना तय माना जा रहा है। कई लोग इसे पीओके वापसी का ट्रेलर भी बता रहे हैं। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन यानी संशोधन विधेयक 2023 पेश किया। इस विधेयक में प्रावधान किया गया है कि विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीट आरक्षित की जाए। विधेयक पास होने के बाद उपराज्यपाल कश्मीरी पंडित समुदाय के 2 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकेंगे। पीओके विस्थापितों के लिए भी जम्मू कश्मीर असेंबली में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जहां पर एलजी एक सदस्य को अपनी ओर से नॉमिनेट कर सकेंगे। गृह मंत्री अमित शाह जी ने मंगलवार को लोकसभा में जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 विधेयक पेश किए और बिल पेश करते हुए गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि एक देश में 2 प्रधानमंत्री, 2 संविधान और 2 झंडे कैसे हो सकते हैं। जिन्होंने ऐसा किया उन्होंने गलत किया, पीएम मोदी ने इसे ठीक किया। हम 1950 से कह रहे हैं कि देश में एक प्रधान, एक निशान और एक विधान होना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश में एक प्रधानमंत्री, एक झंडा और एक संविधान हमने किया, हमने इतिहास की गलतियां सुधारी। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक में असेंबली में कश्मीरी पंडितों के लिए 2 और पीओके से विस्थापितों के लिए 1 सीट रिजर्व करने का प्रावधान किया गया है। मोदी सरकार के इन विधेयकों पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसी सभी कवायदें अवैध हैं। संविधान के अनुच्छेद 370 को गैर कानूनी तरीके से रद्द किया गया है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में जब कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हो तो सरकार उस पर कानून कैसे बना सकती है। दोस्तों महबूबा मुफ्ती ने आगे कहा कि ये गैर कानूनी है, ये संविधान, संसद और सुप्रीम कोर्ट को रौंद रहे हैं, वे देश की हर संस्था को रौंद रहे हैं। अब ऐसे में दोस्तों जिस प्रकार से मोदी सरकार ये बिल लेकर के आई है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं पीओके वापसी का ट्रेलर माना जा रहा है। लोग इसको कह रहे हैं कि पीओके को वापस लाने की कवायद शुरू हो चुकी है इस बिल पास होने के बाद। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार के इस प्लान से बिलबिला जाएगा पाकिस्तान, ये तो निश्चित है। जो थोड़ी बहुत नींद पाकिस्तान को आती थी रातों में, शायद अब वो कभी नहीं आएगी। जी हां, इस पर आपकी जो भी राय हो, लेकिन कमेंट में मोदी है तो मुमकिन आज भर के लिखिएगा दोस्तों, और लॉन्ग लिव मोदी जी कहना मत भूलिएगा। और सामने लाइक का बटन है, उसको जरूर दबा दीजिएगा, सबसे ज्यादा लाइक आना चाहिए वीडियो पर। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पाकिस्तानी सेना के अफसर का आपत्तिजनक बयान, कहा भारत के पीएम को हम जंजीरों में जकड़ेंगे। जी हां, फिर एक बार पाकिस्तानी सेना के अफसर ने दोस्तों पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक और जहरीला बयान दिया है। कंगाल हो चुके पाकिस्तान के नेताओं और सैन्य अफसरों की अकड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। पाकिस्तानी सेना के एक सीनियर ऑफिसर का एक बार फिर आपत्तिजनक बयान सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस बयान में कथित पाकिस्तानी अफसर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जंजीरों में बांधने और फलस्तीन को आजाद कराने में अपनी सेना के अहम रोल का दावा कर रहा है। तालियों के बीच कथित अफसर ये कह रहा कि पाकिस्तान की सेना ही सेना है। सोशल मीडिया पर एक कथित पाकिस्तानी अफसर का वीडियो दोस्तों खूब वायरल हो रहा है। कथित अफसर पाकिस्तानी सेना द्वारा भारत के शासकों को कैद करने और फिर उधर से आगे बढ़ते हुए फलस्तीन को आजाद कराने का दावा कर रहा है। वीडियो में पाकिस्तानी अफसर लोगों से बात करते हुए दिख रहा है। वो कह रहा है कि दुनिया में किसी भी देश से अधिक उनके देश को प्रधानमंत्री मोदी को जंजीरों में कैद करने की ख्वाहिश है। हमारी सेना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जंजीरों में कैद करने के बाद आगे बढ़ेंगी।
और फिर फलस्तीन को आजाद कराएगी। दुनिया में पाकिस्तानी सेना ही सेना है। कथित पाकिस्तानी सेना अफसर इस्लामिक भाषण में दावा कर रहा कि भारत के शासकों को गुलाम बनाया जाएगा, फलस्तीन को पूर्व की सेना द्वारा मुक्त कराया जाएगा। पाकिस्तानी सेना के अधिकारी ने कहा कि मोदी साहब को कोई भी उतना बंधन में नहीं बांधना चाहता जितना हम चाहते हैं। अब ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान से जिस प्रकार से जहरीले बयान आते हैं दोस्तों, ऐसे में कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना के अफसर भी ऐसी ऐसी बातें कहते हैं। लेकिन अगर दूसरे तरीके से इनके बातों को, इनके बयानों को देखा जाए दोस्तों, तो एक चीज आप जरूर पाएंगे कि पाकिस्तानी जो है ख्वाब बड़े ऊंचे ऊंचे देखते हैं। वो ख्वाब भी ऐसा देखते हैं जैसा उनको लगता है कि वो पूरा कर ही लेंगे। वो हकीकत में, रियलिटी में नहीं जीते। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जिस प्रकार से पीएम मोदी जी को जंजीरों में बांधने की बात कही गई है इस पाकिस्तानी अफसर के द्वारा, अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान जंजीरों में ऑलरेडी बंध चुका है जिससे वो कभी बाहर नहीं आने वाला, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। और साथ ही साथ इस पाकिस्तानी अफसर को आप लोग कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। जिस प्रकार से इसने उल्टी और जहरीली बात कही है मोदी जी को लेकर, चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां हिंद महासागर में क्या करने आया था चीनी जासूसी जहाज। ड्रैगन ने खुद किया बहुत बड़ा खुलासा। बता दें, चीन का एक जासूसी जहाज शियान 6 शुक्रवार को गुआंग डोंग प्रांत के गुआंग जो शहर में अपने बंदरगाह पर लौट आया। यह जहाज पूर्वी हिंद महासागर में लंबे समय से गुप्त मिशन पर काम कर रहा था। अब चीन ने बताया कि वो उसका यह जहाज हिंद महासागर में कौन सी गतिविधियों का अंजाम दे रहा था और उसकी तैनाती का उद्देश्य क्या था। विशेषज्ञों का दावा है कि चीन के ये जासूसी जहाज हिंद महासागर में चीनी नौसेना के लिए सुरक्षित रास्ते की तलाश कर रहे हैं। इससे हिंद महासागर में चीनी नौसेना को अपनी उपस्थिति और गतिविधियां बढ़ाने में बड़ी मदद मिल सकती है। लेकिन चीन इस दावे को पूरी तरह से खारिज करता है। चीन ने कहा कि शियान 6 जहाज ने चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज के तहत आने वाले साउथ चाइना सी इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोलॉजी का रिसर्च को पूरा करने के लिए अपनी यात्रा शुरू की थी। इस दौरान जहाज पर 28 अनुसंधान परियोजनाओं के साथ 13 संगठनों के 37 वैज्ञानिक मौजूद रहे। चलते एक और खबर की तरफ, जहां दिल्ली में फिर खुला बंद पड़ा अफगान दूतावास। तालिबान का शांति दूत वाला झंडा नदारद, आखिर क्या वजह बता दें। भारत में अफगानिस्तान का बंद पड़ा दूतावास फिर खुल गया है। इस दूतावास को मुंबई और हैदराबाद के पूर्व अफगान महावाणिज्य राजदूत चला रहे हैं। दूतावास खास तौर पर उन लोगों के लिए खोला गया जिन्हें अफगानिस्तान से भारत या भारत से अफगानिस्तान की यात्रा की सबसे ज्यादा जरूरत है। इनमें मरीजों, विद्यार्थी और बिजनेसमैन वर्ग का खास ध्यान रखा जाएगा। इन दूतावासों के अधिकारी सीधे तौर पर काबुल में तालिबान के नियंत्रण वाले विदेश मंत्रालय को रिपोर्ट करेंगे। हालांकि अफगान दूतावास पर अब भी तालिबान के सफेद रंग के शांति दूत वाले झंडे की जगह 3 रंग का पूर्व अफगान झंडा ही फहर रहा है। नई दिल्ली में अफगान दूतावास के फिर से खुलने पर भारत ने अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया। जी हाँ, रिपोर्ट के अनुसार मुंबई और नई दिल्ली में तैनात अफगान महावाणिज्य दूत जकिया वारदाक और सैयद मोहम्मद इब्राहिम मिहिखिल अब नई दिल्ली में अफगान दूतावास के दिन प्रतिदिन के कार्यों की देखभाल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें, जहां खालिस्तानी आतंकवादी लखबीर सिंह रोड़े की पाकिस्तान में मौत। भिंडरावाले का था ये भतीजा। बता दें, आतंकवादी लखबीर सिंह रोड़े की मौत पाकिस्तान में हुई। वो जनरल सिंह भिंडरावाले का भतीजा था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रोड़े की मौत 2 दिसंबर को दिल का दौरा पड़ने से हुआ। इस्लामाबाद खालिस्तानी आतंकवादी लखबीर सिंह रोड़े की मौत 2 दिसंबर को पाकिस्तान में हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रोड़े का दिल का दौरा पड़ा था। वो खालिस्तानी आतंकी जनरल सिंह भिंडरावाले का भतीजा था। रोड़े का अंतिम संस्कार पाकिस्तान में सिख रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुसार गुप्त रूप से किया गया। जी हाँ, रोड़े पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर भारत के खिलाफ काम कर रहा था। वो पंजाब में भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में शामिल था। आपको ये भी बता दें कि NIA ने रोड़े की संपत्तियों को जब्त भी कर रखा। जी हाँ, अक्टूबर में NIA ने पंजाब के मोगा में छापेमारी की थी और रोड़े की संपत्तियों को जब्त कर लिया था। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि जिस खालिस्तानी आतंकी की पाकिस्तान में हुई मौत, उसका करीबी अमृतसर से हुआ गिरफ्तार। जी हाँ, पंजाब पुलिस ने खालिस्तानी आतंकी लखबीर सिंह रोड़े के करीबी परमजीत सिंह को अमृतसर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। दिलचस्प बात यह है कि रोड़े की मंगलवार को ही पाकिस्तान में मौत हुई। उस पर पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों के लिए फंडिंग का आरोप है और इसी बीच उसका करीबी परमजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। जी हाँ, अगली खबर की बात करें, जहां भारत आएंगे ओमान के सुल्तान। इजराइल हमास युद्ध के बीच अहम दौरा। बता दें, हमारे सारे पड़ोसी देशों में अरब गल्फ के कुछ देश बेहद खास है। इन्हीं में से एक देश ओमान, जिसके सुल्तान हैतम बिन तरीक जल्द ही भारत के दौरे पर आने वाले हैं। ये दौरा इसी महीने यानी दिसंबर की दूसरी तिमाही के दौरान हो सकता है। ओमान के सुल्तान का ये दौरा काफी खास माना जा रहा है क्योंकि इजराइल हमास जंग के बीच ये किसी अरब सुल्तान का भारत में पहला दौरा है। ये दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि दोनों देशों के नेताओं के बीच पश्चिम एशिया के हालातों पर विशेष चर्चा हो सकती है। माना जा रहा है कि ओमान
ओमान के सुल्तान का दौरा दिसंबर की दूसरी तिमाही यानी 15 से 16 दिसंबर के बीच हो सकती है। ओमान G20 सम्मेलन में भारत का अतिथि देश था, लेकिन ओमानी सुल्तान तब भारत नहीं आए थे। इस दौरे को सुल्तान की एक भरपाई के तौर पर भी देखा जा रहा है। NSA अजीत डोभाल ने अपनी मस्कट यात्रा के दौरान ओमान के सुल्तान को भारत आने का न्योता दिया था। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां यूनाइटेड किंगडम के हिंदू प्रधानमंत्री ने भारतीयों को दिया तगड़ा झटका, प्रवासियों की संख्या घटाने नई वीजा नीति का किया ऐलान। बता दें, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने सोमवार को कानूनी रूप से आने वाले प्रवासियों की संख्या को कम करने की योजना की घोषणा कर दी है, जो भारतीयों के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। यूके सरकार ने देश में अप्रवासियों की संख्या कम करने के लिए नई वीजा नीति की घोषणा कर डाली है, जिसके तहत ब्रिटेन में रहकर काम करने वाले विदेशी नागरिकों के लिए अब अपने परिवारों को ले जाने पर रोक लगा दी गई है। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के नए ऐलान में विदेशी श्रमिकों के लिए स्किल के आधार पर वीजा पाने के लिए उच्च वेतन सीमा निर्धारित कर दिया गया है और न्यूनतम वेतन को 1/3 तक बढ़ा दिया गया है। ऋषि सुनक सरकार पर अप्रवासियों को लेकर सख्त कानून बनाने का काफी ज्यादा प्रेशर अपनी ही पार्टी की तरफ से दिया जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात के बाद अमेरिका को हुआ विश्वास, पन्नून की हत्या की साजिश की जांच के लिए बनाई गई कमेटी। बता दें, अमेरिका के प्रिंसिपल डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन फाइनर ने सोमवार को 3 शीर्ष भारतीय अधिकारियों से मुलाकात के बाद स्वीकार किया है कि सिख चरमपंथी गुरपतवंत सिंह पन्नून की हत्या की कथित साजिश की जांच के लिए भारत सरकार की तरफ से एक जांच समिति की स्थापना की गई है। फाइनर ने सोमवार को भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी से मुलाकात की थी और दोनों की मुलाकात उस वक्त हुई जब अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने एक अभियोग लगाया है, जिसमें खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नून की हत्या साजिश रचने के लिए निखिल गुप्ता नाम के एक भारतीय नागरिक पर आरोप लगाया गया और कहा गया है कि गुप्ता को भारत में बैठे एक अधिकारी से डायरेक्शन मिल रहा था। जी हाँ, अमेरिकी अधिकारी की यात्रा के बाद व्हाइट हाउस द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि फाइनर ने संयुक्त राज्य अमेरिका में घातक साजिश की जांच के लिए भारत द्वारा जांच समिति की स्थापना और जिम्मेदार पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को जवाबदेह ठहराने के महत्व को स्वीकार किया है। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें जहां यूएई और सऊदी अरब की यात्रा करेंगे व्लादिमीर पुतिन, मध्य पूर्व में अमेरिका को बाहर करने की पूरी तैयारी। बता दें, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब की यात्रा करने वाले हैं। व्लादिमीर पुतिन की यात्रा तब हो रही है जब इजराइल हमास युद्ध को लेकर अमेरिका मध्य पूर्व के देशों के निशाने पर है। रूसी समाचार आउटलेट शॉर्ट ने सोमवार को पुतिन के सहयोगी यूरी उशाकोव का हवाला देते हुए बताया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस सप्ताह संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब का दौरा करेंगे। पुतिन की यात्रा तब हो रही है जब पिछले गुरुवार को ओपेक प्लस समूह ने पिछले गुरुवार को प्रतिदिन लगभग 2.2 मिलियन बैरल की कुल स्वैच्छिक उत्पादन कटौती का ऐलान किया था। शॉर्ट ने उशाकोव के हवाले से कहा कि पुतिन पहले यूएई और फिर सऊदी अरब जाएंगे, जहां मुख्य रूप से क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ बातचीत होगी। उशाकोव ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि यह बहुत उपयोगी बातचीत होगी जिसे हम बेहद महत्वपूर्ण मानते हैं। पुतिन ने हाल के वर्षों में शायद ही कभी विदेश यात्रा की और ज्यादातर पूर्व सोवियत संघ के राज्यों की यात्रा की है। उन देशों से परे उनकी आखिरी यात्रा अक्टूबर में चीन की थी। अगली खबर की बात करें जहां केन्या के राष्ट्रपति की टीम में शामिल रहे 2 भारतीय लापता, पीएम मोदी से मुलाकात में हुई चर्चा। बता दें, केन्या में 2 भारतीयों के लापता होने के मुद्दे ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। केन्या के राष्ट्रपति भारत के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस बीच भारत ने केन्या में 2 भारतीयों के लापता होने के मुद्दे को उनके समक्ष उठाया। केन्या के राष्ट्रपति विलियम समोई रूतो और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय के सचिव दम्मू रवि ने बताया कि इस मुद्दे पर उच्च स्तर पर बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा कि केन्या में भारतीयों के लापता होने का मुद्दा उठाया गया था। जैसा कि आपको पता है कि काफी समय से हम लगातार इस मामले को उठा रहे हैं। इस मामले पर दोनों पक्ष एक दूसरे के संपर्क में है। चूंकि मामले की जांच जारी है तो इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। ये मामला केन्या की अदालत में है और कुछ दिनों में इस पर जानकारी सामने आ सकती है। जी हाँ, केन्या में भारत के हाई कमिश्नर सी खेम्पा ने कहा कि भारतीय उच्चायोग इस मामले पर नजर रखे हुए है। जी हाँ दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स में 2 भारतीयों जुल्फिकार अहमद खान और मोहम्मद जैद सामी किदवई के केन्या में लापता होने की खबर आई थी। जी हाँ, अगली खबर की बात करें जहां पर म्यांमार में कैसे बुरे फंसे चीन, अब जिनपिंग को ना तो उगलते बन रहा और ना ही निगलते। बता दें, भारत का पड़ोसी देश म्यांमार चीन के लिए सिरदर्द बनकर उभरा है। चीन इस देश का इस्तेमाल बंगाल की खाड़ी में प्रवेश द्वार के तौर पर करना चाहता है, लेकिन इस देश के अंदरूनी हालात चीन के सपनों पर पानी फेर रहे हैं। 24 नवंबर को चीन से म्यांमार में सामान ला रहे ट्रकों के एक काफिले पर हमला हुआ था और इसके बाद अगले ही दिन चीन म्यांमार सीमा पर चीनी सेना
पीएलए ने लाइव फायर अभ्यास किया था। ये घटनाक्रम चीन के राजदूत चेन हाई की म्यांमार के विदेश मंत्री थान सुए के साथ मुलाकात के साथ हुआ। ताजा अशांति से म्यांमार में गृह युद्ध भड़कने का खतरा है, जिससे चीन के लिए और अधिक जटिलताएं पैदा हो रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार 24 नवंबर को चीनी माल लदे ट्रकों पर हमला न्यूज शहर के पास हुआ। विद्रोहियों ने चीन के विरोध में इन ट्रकों में आग लगा दी। विद्रोही म्यांमार की सैन्य सरकार को चीन के बिना शर्त समर्थन से गुस्सा है। इस हमले में म्यांमार के ब्रदरहुड अलायंस का नाम बताया जा रहा है, जो 3 संगठनों का एक जातीय समूह है। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां चीन से मुकाबला करने के लिए कैसे ताइवान से नजदीकियां बढ़ा रही है मोदी सरकार। बता दें, पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी तनाव के बीच भारत ताइवान के साथ लगातार अपनी नजदीकियां बढ़ा रहा है। चीन और ताइवान के बीच जारी तनाव भी किसी से छुपी हुई नहीं है। चीन का दावा है कि ताइवान उसी का एक हिस्सा है, जो एक दिन फिर से चीन का हिस्सा होगा। वहीं ताइवान खुद को एक आजाद देश मानता है, जिसका अपना संविधान है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर, और वहां के लोगों की चुनी हुई सरकार वहां शासन करती है। भारत और चीन में जारी सीमा विवाद के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने ताइवान के साथ रिश्तों में बदलाव को बढ़ावा दिया है। दरअसल भारत और ताइवान के बीच होने वाला श्रमिक समझौता, बोले तो लेबर पैक्ट का समय सीमा नजदीक आ रही है। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि इसी वजह से दोनों देश राजनीतिक भागीदारी को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों देशों कैसे एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि 2016 में जब साई इंग वेन ताइवान की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई, तो भारत सरकार ने चीन के साथ अपने संबंधों का ध्यान में रखते हुए शपथ ग्रहण समारोह में किसी भी आधिकारिक प्रतिनिधि को भेजने से परहेज किया था। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें, जहां पर श्रीलंकाई सैन्य कमांडर से मिले सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे जी चीन से निपटने के लिए भागीदारी बढ़ाएगा अपना भारत। बता दें, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे जी ने सोमवार को श्रीलंकाई सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम लियांगे के साथ व्यापक चर्चा की। ये वार्ता क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य आक्रामकता की पृष्ठभूमि में द्विपक्षीय सैन्य भागीदारी बढ़ाने पर केंद्रित रही। श्रीलंकाई सैन्य अधिकारी 3 से 7 दिसंबर तक भारत के दौरे पर है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल लियांगे की यह यात्रा भारत और श्रीलंका की सेनाओं के बीच दीर्घकालिक संबंधों को दर्शाती है। जनरल पांडे से मुलाकात से पहले लियांगे को साउथ ब्लॉक प्रांगण में औपचारिक सलामी गारद दिया गया। अगली खबर की बात करें, जहां पर पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्कूल के पास विस्फोट, 7 घायल। जी हां, पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की राजधानी पेशावर में एक स्कूल के पास मंगलवार को एक आईडी में विस्फोट होने से 4 नाबालिग सहित 7 लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक यह विस्फोट पेशावर में एक स्कूल और एक निजी बैंक के पास भीड़ भाड़ वाली वारसाक रोड पर सुबह करीब 9:10 पर हुआ। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, नाइजीरिया में सेना ने गलती से अपने ही नागरिकों पर गिराया ड्रोन, अब तक 85 से ज्यादा लोगों की मौत। जी हां, नाइजीरिया की सेना ने गलती से अपने ही नागरिकों पर भीषण ड्रोन हमला कर दिया, जिसमें 85 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि नाइजीरियाई सैन्य हमले में विद्रोहियों को निशाना बनाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन यह ड्रोन एक धार्मिक उत्सव में जुटे लोगों पर गलती से गिर गया, जिसमें कम से कम 85 नागरिक मारे गए। अगली खबर की बात करें, जहां यह है नया भारत, हमारा भारत। दुनिया की टॉप 100 हथियार निर्माता कंपनियों में ये 3 भारतीय भी शामिल। जी हां, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत लगातार दुनिया में अपनी छाप छोड़ रहा है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर यान को उतारकर भारत ने पहले ही अंतरिक्ष में अपनी धाक जमा दी। अब दुनिया के लिए हथियार बनाने वाली टॉप कंपनियों में भारतीय कंपनियों ने अपनी जगह बनाई है। कभी अमेरिका और चीनी कंपनियों के वर्चस्व वाले इस सेक्टर में भारत की 3 कंपनियों ने धमाकेदार एंट्री कर ली है, और एक रिपोर्ट सामने आई है कि भारत की 3 कंपनियां HAL, BEL और MDL का वैश्विक हथियार बिक्री में अहम योगदान है। ऐसे में दोस्तों, मोदी है तो मुमकिन है फिर कह दीजिएगा। एक और खबर की बात करें, जहां कनाडा में विदेशी स्टूडेंट्स का शोषण, भारतीयों ने खालिस्तानियों के हमदर्द से किया किनारा, तगड़ा झटका। बता दें, खालिस्तानी आतंकियों को पालने वाले कनाडा को लगातार भारत से दुश्मनी करना बहुत भारी पड़ रहा है। कनाडा में पढ़ाई करने के लिए भारत से अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या में साल के दूसरे पखवाड़े में 40% की गिरावट आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल जुलाई से लेकर अक्टूबर तक के महीने के बीच भारत से आने वाले पढ़ाई के आवेदन की संख्या केवल 86,562 ही रही। जी हां, अगली खबर की बात करें, जहां 20 सेकंड 17 गोलियां करनी, सेना अध्यक्ष सुखदेव की हत्या के बाद सुलगा राजस्थान, शहर बंद, राज्यपाल ने DGP को बुलाया। जी हां, सुखदेव गोगा मेडी हत्याकांड के विरोध में आज राजस्थान बंद है। दोस्तों, पुलिस की पकड़ से अब तक दूर है हत्यारे। बता दें, राजस्थान में चुनाव पूरा होने के बाद अब मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर चर्चा जारी है। लेकिन इस बीच जयपुर में मंगलवार को एक बड़ा हत्याकांड हो गया। 2 हमलावरों ने करनी सेना के प्रमुख सुखदेव गोगा मेडी को उन्हीं के घर में घुसकर मार डाला। हमलावरों ने जिस बेखौफ अंदाज में इस हत्याकांड को अंजाम दिया, उसने अतीक अहमद और अशरफ कांड की यादें ताजा कर दी। इस सनसनीखेज
दहेज हत्याकांड के बाद जयपुर में गोगा मेडी के समर्थक गुस्से में है। हमलावरों की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसे देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। इस बीच राजपूत करनी सेना समेत कुछ अन्य संगठनों ने बुधवार को राजस्थान बंद का ऐलान किया है। संगठनों की मांग है कि इस मामले में न्याय की जांच हो। इस बीच कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने यह तक कह दिया है कि अब वक्त आ गया है कि पुलिस ऐसे क्रिमिनलों का एनकाउंटर कर दिया जाए। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। जी हां, सीकर शहर को बंद कर दिया गया है। घटना के बाद राज्यपाल कलराज मिश्र ने डीजीपी उमेश मिश्रा को तलब कर लिया है। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां कौन होगा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री। इसी बीच सामने आई शिवराज को सुकून देने वाली तस्वीर। दरअसल मध्य प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है, लेकिन अभी तक आला कमान तय नहीं कर पाए कि राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा। चुनाव परिणाम के बाद उसे आधा दर्जन नेता सीएम की रेस में चल रहे हैं। कई नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। इसी बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान की एक सुकून भरी तस्वीर सामने आई है, जहां वो अपने पत्नी और दोनों बेटों के साथ भोपाल के एक होटल में डिनर करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने खाना खाते वक्त की तस्वीर भी शेयर की। दरअसल चुनाव से फ्री होने के बाद शिवराज सिंह चौहान सोमवार रात परिवार के साथ भोपाल के एमपी नगर स्थित एक होटल में पहुंचे, जहां उन्होंने पत्नी साधना सिंह और दोनों बेटे कार्तिकेय और कुणाल के साथ डिनर किया। इस दौरान उन्होंने तस्वीर शेयर करते ही कैप्शन में लिखा कि जीवन में भाग दौड़ बहुत है, लेकिन जब भी वक्त मिले तो परिवार के साथ कुछ लम्हों को, यादों को जरूर सहेजें। ये वो अनमोल मोती है जो जीवन को उजाले से भर देते हैं। जी हाँ, बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की रेस में सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित प्रदेश के करीब आधा दर्जन से ज्यादा नेता दावेदार हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय विधानसभा का चुनाव जीते। नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और गोपाल भार्गव का नाम भी शामिल है। तो वहीं कैलाश विजयवर्गीय चुनाव जीतते ही दूसरे दिन सोमवार को दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी के सीनियर नेताओं से मुलाकात की। लेकिन दोस्तों, इस कमेंट के माध्यम से हम आपसे जानना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश का सीएम किसको बनाना चाहिए। क्या वापस से शिवराज सिंह चौहान को ही सीएम बनने देना चाहिए या किसी और को बनाए जाना चाहिए? देखते हैं भारत की जनता की क्या राय है। और दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करना आप लोग मत भूलिएगा, ताकि हर कोई अपनी राय रख सके। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें जहां तेलंगाना से खबर, रेवंत रेड्डी होंगे तेलंगाना के अगले मुख्यमंत्री। 7 तारीख को लेंगे शपथ। जी हां, कांग्रेस नेतृत्व ने तेलंगाना के अगले मुख्यमंत्री के रूप में फायर ब्रांड नेता रेवंत रेड्डी के नाम पर मुहर लगा दी है। कांग्रेस ने मंगलवार को इसकी औपचारिक घोषणा की। अब 7 दिसंबर यानी कल को रेवंत रेड्डी सीएम पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस की झोली में तेलंगाना को डालने का पूरा श्रेय राज्य में कांग्रेस प्रमुख रेवंत रेड्डी को जाता है। अगली खबर की बात करें जहां कांग्रेस की हार से महाराष्ट्र में भी मचेगा तहलका। भाजपा में जाने का क्या प्लान बना रहे कांग्रेसी, बता दें 3 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार का असर इंडिया गठबंधन में साफ नजर आने लगा है। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की मीटिंग में भाग लेने से इनकार कर दिया और इसके बाद मीटिंग को पोस्टपोन करना पड़ गया। साफ देखा जा सकता है कि इन राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद गठबंधन के दूसरे दल मुखर हो गए और वे कांग्रेस के नेतृत्व में आगे बढ़ने को तैयार नहीं हो रहे। अब महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर उथल पुथल के आसार बन रहे हैं। महाविकास अघाड़ी में भी कांग्रेस को का रुतबा जाहिर तौर पर कम होगा। ऐसे में कई नेता दल बदल भी सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां मिडिल क्लास को जल्द मिलेगी बहुत बड़ी खुशखबरी। मोदी सरकार कर रही तैयारी। बता दे 3 बड़े राज्यों के विधानसभा चुनाव में शानदार जीत से बीजेपी गदगद है। अब ऐसा माना जा रहा है कि केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर कुछ बड़े फैसले ले सकती है। उदाहरण के लिए पीएम किसान की किस्त बढ़ाने को लेकर ऐलान होने की संभावना है। इसी तरह मिडिल क्लास को भी घर का तोहफा देने की तैयारी हो रही है। बता दें कि 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके संकेत भी दिए हैं। दरअसल सरकार हाउसिंग स्कीम के तहत लोन ब्याज पर सब्सिडी देने की योजना बना रही है। बीते दिनों न्यूज एजेंसी राइटर्स ने एक रिपोर्ट में बताया था कि 5 वर्षों में 600 अरब रुपए यानी $7.2 अरब खर्च होंगे। योजना के तहत 9 लाख रुपए तक के लोन पर 3 से लेकर 6.5% के बीच वार्षिक ब्याज सब्सिडी की पेशकश करने की योजना है। इसके दायरे में 20 साल के टेन्योर के लिए 50 लाख रुपए से कम के होम लोन की आने की उम्मीद है। योजना को साल 2028 तक के लिए लागू किए जाने का प्लान है। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल इसी खुशखबरी के साथ ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।